प्रिय विद्यार्थियों, परोपकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमने बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट की थी और इस बायोलॉजी की क्लास के अंदर हमने दो क्लासेस पढ़ाई हैं। पहली क्लास के अंदर हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, जबकि दूसरी क्लास के अंदर हमने सेल के बारे में बताया था। और सेल के बारे में हमने लास्ट में जो डिस्कस किया था वो सेल के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। तो कोशिका को हमने उत्पत्ति के आधार पर दो भागों के अंदर डिवाइड किया था। एक तो हमारी कोशिका थी प्रोकैरियोटिक, और दूसरी कोशिका थी यूकैरियोटिक। और इन दोनों कोशिकाओं के हमने शाब्दिक अर्थ के बारे में डिस्कस किया था। और शाब्दिक अर्थ के बारे में हमने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है या आदि प्रकार का होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पूर्ण विकसित प्रकार का होता है। तो एक आधे के अंदर या एक पूर्ण विकसित के अंदर क्या होता है ये हमने लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था। और उस क्लास के अंदर हमने इन दोनों सेल्स के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया था। उन्हीं डिफरेंसेस को आगे बढ़ाते हुए आगे डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर्स के अंदर हम अगला डिफरेंस लेकर के चल रहे हैं, जिसके अंदर है श्वसन, रेस्पिरेशन। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं या जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनके अंदर, क्योंकि हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि किसी प्रकार का कोशिका नहीं पाया जाता है, और ये हमें मालूम है कि जो श्वसन की क्रिया होती है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति अनिवार्य होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो श्वसन की क्रिया है इसको करने के लिए एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसको हम मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम। और ये जो मीसोसोम संरचना है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर श्वसन का कार्य करेगी, और इस संरचना का निर्माण कोशिका झिल्ली के द्वारा किया जाता है। कोशिका झिल्ली के द्वारा। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर श्वसन का कार्य तो मीसोसोम के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर जो श्वसन की क्रिया है, इस श्वसन की क्रिया के लिए इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति पाई जाती है। तो ये तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया श्वसन से रिलेटेड। इसके बाद में जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक या दूसरा लक्षण आता है उसके अंदर हम कोशिका विभाजन को लेकर के चलते हैं। कोशिका विभाजन, या जिसको हम सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनके अंदर जो कोशिका विभाजन की क्रिया है, क्योंकि हम नॉर्मली जानते हैं जो कोशिका विभाजन होता है ये कोशिका विभाजन सामान्यतः तीन प्रकार का होता है। एक होता है असूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो ये तीन प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है ये सरल प्रकार की कोशिका होती है, प्रिमिटिव टाइप की होती है। इसलिए इसके अंदर जो कोशिका विभाजन की क्रिया है वो सरल प्रकार का विभाजन होता है, सरल विभाजन, या जिसको हम असूत्री विभाजन भी कह सकते हैं। असूत्री विभाजन। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं इनके अंदर जो कोशिका विभाजन की क्रिया है ये विकसित प्रकार की पाई जाएगी, और इसके अंदर समसूत्री विभाजन भी हो सकता है
और अर्धसूत्री विभाजन भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस हो गया कोशिका विभाजन का। इसके बाद में हम एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे इसके अंदर, एग्जाम्पल्स का, उदाहरण का। उदाहरण प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर किन जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो एग्जाम्पल्स है, जो उदाहरण आते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया का, जिसको हम जीवाणु बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आता है माइकोप्लाज्मा, और तीसरा एग्जाम्पल आता है नील हरित शैवाल का, ब्लू ग्रीन एग्री या नील हरित शैवाल। तो ये तीन एग्जाम्पल्स आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है, एक पूर्ण विकसित कोशिका होती है, इसके अंदर हम दो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक तो प्लांट का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और एक इसके अंदर हम एनिमल का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, या इसको हम प्लांट सेल भी कह सकते हैं या एनिमल सेल भी कह सकते हैं। तो जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर रखे गए हैं, और बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और जो नील हरित शैवाल है, इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक क्लियर होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब जो हमने कोशिका के प्रकार बताए थे उत्पत्ति के आधार पर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में जैसे कि हमने यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स के दो उदाहरण रखे हैं, एक तो इसके अंदर हमने प्रोकैरियोटिक सेल उदाहरण लिख रखा है, एक तो इसके अंदर हमने प्लांट सेल एग्जाम्पल लिख रखा है, और एक इसके अंदर हमने एनिमल सेल एग्जाम्पल लिख रखा है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम प्लांट और एनिमल सेल, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट सेल होती है वो एनिमल सेल से किस प्रकार से अलग होती है। तो इनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, जो अंतर हैं, उनको भी हम एक टेबल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमें 3 कॉलम की टेबल बनानी है। पहले कॉलम के अंदर हमें लक्षण लिखने हैं, कैरेक्टर्स। दूसरे कॉलम के अंदर प्लांट सेल लिखनी है, पादप कोशिका, और तीसरे कॉलम के अंदर एनिमल सेल, जंतु कोशिका। क्योंकि ये जो दोनों सेल हैं ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर रखी गई हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस को हम लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो होता है कोशिका भित्ति, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति। तो जो कोशिका भित्ति होती है ये प्लांट सेल के अंदर उपस्थित होती है, और प्लांट के अंदर ये जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज से निर्मित होती है। सेलुलोज से निर्मित कठोर भित्ति होती है, और इस सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। तो जो प्लांट सेल है, इस प्लांट के सेल के अंदर सेल वॉल की उपस्थिति पाई जाएगी, और ये जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज से निर्मित होती है, और इस सेलुलोज की परत के नीचे कोशिका झिल्ली की उपस्थिति पाई जाती है। लेकिन जो एनिमल सेल होती है, इस एनिमल सेल के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है ये अनुपस्थित होती है। तो जो मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल का,
तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि जो एनिमल सेल होती है इसमें जो कोशिका व्यक्ति है वो अनुपस्थित होगी। तो जब एनिमल सेल में कोशिका व्यक्ति नहीं है तो कोशिका में सबसे बाहर की तरफ केवल इसकी उपस्थिति पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली की। कोशिका में सबसे बाहर की तरफ केवल सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की उपस्थिति होती है। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, सेल वॉल के बेसिस पे दोनों के अंदर डिफरेंस हो गया। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है कैरेक्टर्स के अंदर वो आता है लवक, या जिसको हम प्लास्टिड भी कहते हैं। और लवक के अंदर भी जो मेन है वो क्लोरोप्लास्ट को हम लेकर के चलते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के लवक भी हो सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी हो सकता है, ल्यूकोप्लास्ट भी हो सकता है। तो जो लवक होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर तो उपस्थित होते हैं, और इन लवक की उपस्थिति के कारण जो पादप कोशिका है वो कौन सी क्रिया कर सकती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकती है। लेकिन जो एनिमल सेल होती है, इस एनिमल सेल के अंदर जो लवक होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं, और एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति के कारण इनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये अनुपस्थित होती है। प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित। और हम ये जानते हैं कि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, लेकिन जंतुओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, इसलिए ये अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पोषण, न्यूट्रिशन। जब पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो ये अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, तो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करने के कारण ये जो प्लांट सेल या जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपिक। लेकिन जंतुओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनुपस्थित होती है, और इस क्रिया के अनुपस्थित होने के कारण जो जंतु होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाएंगे। इस कारण जो जंतु होते हैं पोषण के आधार पर कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रोपिक। लेकिन जो परपोषी जीव होते हैं इसको भी आगे 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो इसके अंदर परजीवी हो सकते हैं, एक इसके अंदर मृतोपजीवी भी हो सकते हैं, और एक इसके अंदर सहजीवी भी हो सकते हैं। तो ये जो तीनों प्रकार हैं वो परपोषी के अंदर रखे गए हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर, कि जो प्लांट सेल होती हैं अगर हम इसके न्यूक्लियस के बारे में देखें तो अगला कैरेक्टर्स है न्यूक्लियस या केंद्र का। तो प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि दोनों सेल के अंदर न्यूक्लियस की उपस्थिति होती है लेकिन दोनों की स्थिति में अंतर होता है। जैसे अगर हम किसी कोशिका को बनाते हैं तो इस कोशिका के अंदर अगर मान के चलेंगे प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस या जो केंद्रक होता है वो परिधि की तरफ स्थित होता है। लेकिन अगर ये जंतु कोशिका होती तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसकी जो स्थिति होती है वो कोशिका के सेंटर में होती है या केंद्र में होती है। तो जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल के अंदर तो किधर की तरफ उपस्थित रहेगा? परिधि की तरफ, परिधि की तरफ स्थित।
लेकिन जंतु कोशिकाओं के अंदर केंद्रक केंद्र में उपस्थित होता है, केंद्र में स्थित। अब ऐसा क्यों होता है दोनों सेल के अंदर कि एक सेल के अंदर प्लांट सेल के अंदर केंद्रक परिधि की तरफ स्थित है और जंतु कोशिकाओं के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर की तरफ स्थित है। तो इसका रीजन होता है रिक्तका की उपस्थिति, जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। कि जो प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के अंदर सेंटर में एक बड़ी रिक्तका की उपस्थिति पाई जाती है, वैक्यूल। और इस बड़ी रिक्तता की उपस्थिति के कारण जो केंद्रक है वो साइड में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसलिए प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कोशिका की परिधि की तरफ स्थित पाया जाएगा, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर वैक्यूल उपस्थित भी हो सकती हैं और अनुपस्थित भी हो सकती हैं। अगर उपस्थित हैं तो इनका साइज छोटा पाया जाएगा और इस छोटे साइज के कारण जो केंद्रक है वो परिधि की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाता है, इसलिए ये सेंटर में स्थित होता है। तो जो न्यूक्लियस है वो प्लांट सेल के अंदर तो परिधि की तरफ स्थित होगा, लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें ये केंद्र की तरफ उपस्थित होता है। अगला पॉइंट है रिक्तिका, जिसको हम वैक्यूल कहते हैं। तो जो रिक्तिका होती है प्लांट सेल के अंदर बड़े आकार की होती है, बड़े आकार की, लेकिन जो जंतु कोशिका है इसके अंदर जो रिक्तिका है वो छोटे आकार की होती है, छोटे आकार की। इसके अलावा जो रिक्तिका है, इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर दो संरचनाएं और उपस्थित होती हैं, जिनके अंदर एक संकुचनशील रिक्तिका और एक खाद्य रिक्तिका होती है। इनके बारे में भी डिस्कस करना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि हमारा पॉइंट चल रहा है रिक्तिका से रिलेटेड। तो रिक्तिका से रिलेटेड ही हमें ये पॉइंट भी डिस्कस करना है। जो प्लांट सेल होती है इसके अंदर एक तो संकुचनशील रिक्तिका, जिसको इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं, एवं खाद्य रिक्तिका। ये जो दोनों रिक्तिकाएं होती हैं इनकी अनुपस्थिति होती है। मतलब प्लांट सेल के अंदर संकुचनशील रिक्तिका और जो खाद्य रिक्तिका है ये दोनों अनुपस्थित होंगी, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये जो दोनों रिक्तिकाएं होती हैं इनकी उपस्थिति पाई जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है तारककाय, जिसको सेंट्रोसोम के नाम से भी हम जानते हैं। तो जो तारककाय होता है प्लांट सेल के अंदर ये अनुपस्थित होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर इसकी उपस्थिति पाई जाती है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ये जो तारककाय होता है इसका कार्य क्या होता है, क्योंकि जब हम कोशिका विभाजन पढ़ते हैं तो कोशिका विभाजन के अंदर एक शब्द आता है तर्कतंतु। तो उन तर्कतंतुओं का जो निर्माण है वो इसी तारककाय की मदद से किया जाता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर तारककाय अनुपस्थित है, इसलिए तर्कतंतुओं का निर्माण नहीं होगा। इसलिए इसके अंदर जो कोशिका विभाजन का प्रकार होता है वो अतारकीय विभाजन होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये तारकीय प्रकार का विभाजन पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसको इंग्लिश में साइटोकाइनेसिस के नाम से हम जानते हैं।
मतलब जब हम कोशिका विभाजन पढ़ते हैं तो कोशिका विभाजन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो जो कोशिका विभाजन के अंदर हम केंद्रक का विभाजन पढ़ते हैं और एक कोशिका द्रव का विभाजन पढ़ते हैं। तो जो कोशिका द्रव का विभाजन है प्लांट सेल के अंदर एक विशेष प्रकार की विधि से संपन्न किया जाता है जिसे हम सेल प्लेट मेथड के नाम से जानते हैं या कोशिका पट्ट विधि। लेकिन जंतुओं के अंदर जो कोशिका द्रव विभाजन है उसके लिए एक विशेष विधि है जिसको हम कोशिका खांच विधि के नाम से जानते हैं। कोशिका खांच विधि या इसको हम सेल फरो मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब एक तो है सेल प्लेट मेथड, एक है सेल फरो मेथड। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? जैसे कोई भी एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर पहले केंद्रक का विभाजन कंप्लीट हुआ जिससे दो केंद्रक का निर्माण हो चुका है। अब इसके बाद हमें कोशिका द्रव का विभाजन करना है। तो जो सेल प्लेट मेथड होती है इसके अंदर कोशिका के केंद्र से परिधि की तरफ एक पट्ट का निर्माण स्टार्ट होता है और ये पट्ट धीरे धीरे बढ़ता जाता है, कोशिका दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो अगर इस प्रकार से कोशिका द्रव का विभाजन हो रहा है तो इसको हम सेल प्लेट मेथड के नाम से जानते हैं। और इस सेल प्लेट मेथड के अंदर जो प्लेट या जो सेल प्लेट है ये सेंटर से परिधि की तरफ बढ़ रही है। तो इसकी जो स्थिति होती है वो केंद्र से किस डायरेक्शन में है? परिधि की तरफ। तो सेल प्लेट का जो निर्माण किया जाता है सेल के अंदर वो सेंटर से परिधि की तरफ किया जाता है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इस एनिमल सेल के अंदर जो कोशिका द्रव का विभाजन है वो इसकी परिधि से स्टार्ट होता है और केंद्र की तरफ बढ़ता है। तो जो खांच का निर्माण हुआ है वो परिधि से हुआ है और ये खांच धीरे धीरे करके परिधि से केंद्र की तरफ बढ़ती जाएगी और बढ़ते हुए लास्ट में इससे दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो कोशिका खांच का निर्माण किया जा रहा है ये किधर से किधर की तरफ किया जा रहा है? परिधि से केंद्र की तरफ। तो ये भी इसके अंदर डिफरेंस हो गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वृद्धि का। प्लांट सेल के अंदर जो वृद्धि होती है वो पादप के सभी भागों में नहीं होती है। एक विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जिनको हम विभिज्योतक बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, उन्हीं के द्वारा वृद्धि संपन्न की जाती है। तो पादप के अंदर जो वृद्धि है ये केवल जो शीर्षस्थ विभिज्योतक हैं, शीर्षस्थ विभिज्योतक जिसको हम एपिकल मेरिस्टेम के नाम से भी जानते हैं, उसी के द्वारा ये वृद्धि कंप्लीट की जाएगी। लेकिन एनिमल के अंदर जो वृद्धि है ये संपूर्ण शरीर के द्वारा की जाती है, संपूर्ण शरीर द्वारा। तो ये वृद्धि का डिफरेंस हुआ। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट चलन या गति ये डिस्कस करते हैं क्योंकि दोनों के अंदर डिफरेंस है। एक तो शब्द है गति और दूसरा शब्द है चलन। गति को हम मूवमेंट कहते हैं और चलन को हम लोकोमोशन के नाम से जानते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है और प्लांट और एनिमल में इनमें से कौन सी प्रकार की जाती जाएगी? क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो प्लांट होते हैं, जैसे कोई भी एक प्लांट है वो जमीन में जड़ों की सहायता से फिक्स रहता है। तो जब जड़ों की सहायता से ये फिक्स है तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगा। तो गति का मतलब तो वह क्रिया होती है जिसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पादप जड़ों से एक जगह पर फिक्स है तो वो एक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएगा, तो उसको तो हम क्या कहेंगे? गति।
तो पादपों के अंदर तो कौन सी क्रिया की जाएगी? गति की क्रिया की जाएगी। लेकिन जो जंतु होते हैं वो अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर जा सकते हैं। इसलिए जंतु के अंदर कौन सी क्रिया की जाएगी? चलन की क्रिया, या इसको हम गमन की क्रिया भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद आते हैं। जैसे अगर हम पादपों की बात करते हैं तो पादपों के अंदर कुछ शैवाल ऐसे हैं, कुछ एल्गी ऐसी हैं जिसके अंदर चलन या गमन की क्रिया होती है, क्योंकि उनमें स्थान परिवर्तन करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम सीढ़ी या फ्लैजेला के नाम से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं इसके अंदर बॉल बॉक्स या क्लेमाइडोमोनास। तो इन दोनों के अंदर कशालकाओं की उपस्थिति के कारण ये स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, तो इनमें चलन की क्रिया कंप्लीट हो सकती है। तो ये तो डिफरेंस हो गई प्लांट और एनिमल सेल के बारे में। इसके बाद में यहाँ पर हमारा एक जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को पढ़ा। उसके बाद में सेल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस थी वो इंफॉर्मेशंस पढ़ी। अब यहाँ से आगे हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हमें विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है। और कोशिकाओं को पढ़ने से पहले इसमें सबसे पहले जरूरी बात ये होती है कि जो कोशिका द्रव के अंदर कोशिकाएं पाए जा रहे हैं उनको किस प्रकार से विभक्त किया गया है। तो इनको विभक्त करने के लिए हमारे पास में एक चार्ट उपलब्ध है। इस चार्ट के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।